हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स लेक्चर सेकंड। और इसमें एक प्रॉपर्टी रह गई थी अपने पास यहाँ से, जो अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा अपने पास यहाँ से, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, और या फिर इसको अपन लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जो अपने पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा उसको ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं यहाँ से डेस्ट्रॉय। तो सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये था अपने पास, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज या टोटल जो चार्ज रहेगा कोई भी सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। यानी कि चार्ज को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब रहेगा, आइसोलेटेड का मतलब जो पूरी तरह से जो एटमॉस्फेयर के संपर्क में ना हो, उसको अपन बोलते हैं यहाँ से आइसोलेटेड सिस्टम। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, या फिर द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इन इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉय। इसको सिर्फ अपन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये, जैसे ये अपन पढ़ेंगे यहाँ से न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे यहाँ से, गामा रेज। ऐसे ही यूरेनियम 92 238 है, तो इसका ये अपने पास एग्जांपल, अगर यूरेनियम को तोड़ेंगे, यूरेनियम जो ब्रेक होगा तो इससे दो बनेंगे यहाँ से अपने पास, एक थोरियम और एक ये हीलियम। तो थोरियम 90 234 प्लस 2He4। तो देखना इसमें इधर इस टोटल अपने पास कितनी है 92, तो 90 प्लस 2 कितना हो गया टोटल 92। ऐसे यहाँ से 238, तो ये कितना हो जाएगा 234, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4। तो इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है अपने पास यहाँ से 238, जो मास नंबर जिसको अपन बोलते हैं यहाँ से, ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर भी कितना है, सेम 92 है, तो बाद में भी कितना रहेगा 90 प्लस 2 92। यहाँ पर 238 था पहले, तो बाद में जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद में भी कितना रहेगा 234 प्लस 4 238। यानी कि जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ से कंजर्व रहेगा अपने पास यहाँ से जो तो ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ से एग्जाम्पल। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल है ये, एन ऑब्जेक्ट in charge so much that its mass increases by 9.1 nanogram, ng का मतलब है नैनोग्राम, then how many electrons were given to the object। और सेकंड अपने को निकालना है यहाँ से, फाइंड द वैल्यू ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज। यानी कि जो चार्ज है, अब ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन ने कितना कुछ चार्ज दिया है, एन ऑब्जेक्ट इन ए चार्ज, यानी कि उसको कुछ चार्ज दिया है, सो मच दैट इट्स मास इंक्रीजेज बाई, यानी कि उसका मास क्या हो गया 9.1 नैनोग्राम से क्या हो गया इंक्रीज। देन तो अपने कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए। अपन ने पीछे पढ़ा था, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो उसके ऊपर अपने बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका अगर मास इंक्रीज हुआ है तो अपन ने उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, और सेकंड में अपने को उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया है। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका चार्ज भी क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो कितना चार्ज आ गया है और उस चार्ज का नेचर क्या है, ये दो चीज़ें अपने को निकालनी है यहाँ से। तो इसके लिए अपने को गिवन क्या क्या है देख लेना यहाँ से। तो यहाँ से जो वैल्यू दी हुई है डेल्टा एम, डेल एम से लिखेंगे जो चार्ज में जो या मास में जो चेंज हुआ है, तो मास में चेंज कितना हुआ, डेल्टा एम की वैल्यू 9.1 नैनोग्राम, ये चेंज इन मास है। अब इस नैनोग्राम को अपन किस में चेंज कर लेंगे यहाँ से, पहले तो ग्राम में, नैनोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर 9 माइनस ग्राम। तो 10 की नैनो को मतलब रहेगा 10 की पावर -9 से उसको क्या कर देंगे अपन यहाँ से मल्टीप्लाई, और ग्राम अब इसको किस में चेंज करेंगे यहाँ से किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो उसको 1000 से क्या कर देंगे यहाँ से डिवाइड। तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 9.1 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से किलोग्राम में। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम। और इसमें अपने को क्या बताया था यहाँ से, अब इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ से डेल्टा एम इज इक्वल टू चेंज इन मास के लिए, ये फॉर्मूला अगर मास में चेंज पूछे तो ये फॉर्मूला याद रखना यहाँ से, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन एम। यहाँ पे डेल्टा एम तो क्या है, उसके चेंज मास में कितना चेंज हुआ, यानी मास में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ है,
n है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और me है यहाँ पे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो me की वैल्यू अपने पास है, डेल m अपने पास है, n अपने को कैलकुलेट करना है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स अपन ने उसको दिए हैं यहाँ से। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से डेल्टा m अपॉन में me। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा m की वैल्यू अपने पास कितनी थी, जो उसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया था 9.1 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम। और एक का इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9.1 से 9.1 कैंसिल, 10 की पावर 31 ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 31। तो ये जो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी, तो 31 में से 12 को क्या कर लेंगे यहाँ से माइनस, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 19। तो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स अपन उसको क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड अपने को निकालना है कि उसमें चार्ज कितना दिया, तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू एन, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपन ने पढ़ा था, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, 10 की पावर 19। और मैं बताया E की वैल्यू अपने को याद रखनी पड़ेगी, E की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। तो Q की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास, ये E की वैल्यू है और ये N की वैल्यू, तो 1.6 कूलम ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से चार्ज की। तो यही अपन ने यहाँ पे सोल्व कर रखा है। डेल्टा m की वैल्यू गिवन थी 9.1 इंटू 10 की पावर -9 ग्राम। इस ग्राम को किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम आ जाएगा 1000 से डिवाइड करके। एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। डेल्टा m ये फॉर्मूला यहाँ से अपने याद रखना पड़ेगा भाई, डेल्टा m जब भी मास की बात करें तो डेल्टा m, ये डेल्टा m है मास में चेंज, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और m है एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो इस डेल्टा m की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, n अपने को कैलकुलेट करना है और me एक इलेक्ट्रॉन का मास ये रहा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.1 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए ट्रांसफर। सेकंड में अपने को निकालना था चार्ज, चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू एन, n की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 कूलम। अब इसमें देखना अपने को चार्ज का नेचर और पूछा था हमने से। अब चार्ज का नेचर जो पूछा था, तो इसमें देखना अपन ने, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका मास क्या हो गया इंक्रीज। अब मास इंक्रीज होने का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन क्या हुए ट्रांसफर हुए, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं उस ऑब्जेक्ट पे, तभी तो उसका मास इंक्रीज हुआ है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव। तो सो द नेचर ऑफ द चार्ज विल बी नेगेटिव। तो चार्ज उसका कैसा हो जाएगा, जो चार्ज का जो नेचर होगा, जो चार्ज उस पर आया है वो कैसा हो जाएगा यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा यहाँ से न्यूमेरिकल। सेकेंड नेक्स्ट अपने पास है यहाँ से इलेक्ट्रोस्कोप, कूलम्ब्स लॉ भी बाद में पढ़ेंगे। सेकंड नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज देख सकते हैं, भाई उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो इलेक्ट्रोस्कोप अब इसमें रहेगा क्या, यहाँ से ये अपने पास कोई भी ग्लास का जार है, ये जो नीचे है ये ग्लास का जार है, ये यहाँ पे कोर्क लगा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे, और इसके अंदर ये एक मेटल की रोड है, ये मेटल रोड है, और नीचे ये गोल्ड लीफ लगी हुई है, दो गोल्ड की लीफ, और बिल्कुल ही थिन होती है गोल्ड की लीफ। और जैसे अब इसके पास ये तो हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रोस्कोप, एक मेटल की रोड, ये दो गोल्ड लीफ ये, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से ग्लास जार। तो ये तो ग्लास जार, ये दो गोल्ड लीफ और ये मेटल रोड। अब जैसे इसके पास कोई भी अपने पास, और ये कोर्क लग रहा है जो इसको फिक्स कर रखा है रोड को जिसमें, अब जैसे इस कोई भी चार्ज्ड रोड इसके पास लेके आएंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आएंगे और इस मेटल रोड से टच करेंगे। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये जो पेन है, इसी को अपन माने कि भाई ये कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, और इसको इस मेटल रोड से क्या करें अपन यहाँ से टच करें। तो जैसे ही मेटल रोड से टच करेंगे तो इसका जो चार्ज होगा इस ऑब्जेक्ट का, इस पेन का जो चार्ज है वो किस में चला जाएगा, इस मेटल रोड में, और मेटल रोड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, गोल्ड लीफ में। अब मान लो इसके ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा इस रोड में चला गया यहाँ से अपने पास मेटल रोड से, और फिर गोल्ड लीफ, और गोल्ड लीफ दोनों, अब दोनों पे सेम चार्ज आएगा तो दोनों क्या करेंगे रिपेल। अगर ये दोनों आपस में रिपेल करें, जैसे अपन इसको टच करेंगे यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मेटल रोड के ऊपर, और ये दोनों गोल्ड लीफ आपस में रिपेल करें, तो अपन समझेंगे भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, चार्ज ऑब्जेक्ट। अगर चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये दोनों क्या नहीं करेंगे, यहाँ से रिपेल नहीं करेंगे, इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। तो अगर ये रिपेल कर रही है या रिपेल्सन का फोर्स इन दोनों में लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से,
ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने पास कैसा हो जाएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट। और जितना ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा फोर्स से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ से रिपेल करेंगे। अगर ये जो पेन है इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, अपने पास अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये रिपल्सन का जो फोर्स भी है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज कम होगा तो रिपल्सन का फोर्स दोनों पे क्या लगेगा, कम। तो ये हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रोस्कोप। और इसकी अगर अपने को डेफिनेशन लिखनी है इलेक्ट्रोस्कोप की, तो ये हो जाएगी यहाँ से डेफिनेशन। The gold leaf electroscope is a simple instrument with which the presence of electric charge on an object can detect। तो गोल्ड लीफ एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जो था वो था पॉइंट चार्जेस के लिए। कोई भी 2 पॉइंट अगर चार्ज है तो उसके बीच में फोर्स कितना लगेगा यहाँ से, वो बताया था यहाँ से कूलम्ब ने। तो कूलम्ब ने बताया था अगर मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 और एक चार्ज अपन क्या लें Q2, और ये दोनों पॉइंट चार्जेस होंगे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन कितनी ले, स्मॉल r। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर दोनों सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा। और अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो फोर्स कैसा हो जाएगा यहाँ से, अट्रैक्शन का। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो फोर्स होगा इन दोनों चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके क्या हो जाएगा यहाँ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड के तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई F प्रोपोर्शनल, इसको इक्वेशन 1 लिखें, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो F यहाँ से, अब यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट कहाँ मिलेंगे, K, और इस K को अपन बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये जो K है कूलम्ब कांस्टेंट जिसको अपन बोलेंगे यहाँ से, इस K की जो वैल्यू होगी, अब ये डिपेंड करेगी K की वैल्यू मीडियम पे, कि ये दोनों चार्ज जो अपन ने रखे हैं किस मीडियम में रखे हैं। इस K की वैल्यू डिपेंड करेगी, अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। अगर अपन बात करें फॉर एयर या वैक्यूम, एयर में या वैक्यूम में इसकी जो वैल्यू रहेगी K की, या फिर अपन कहें कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू। और इसकी अगर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होगी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ये जो वैल्यू रहेगी K की वैल्यू। और इसकी वैल्यू आएगी 9 × में 10 की पावर 9, K की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। अब नेक्स्ट जो अपने पास रहेगा यहाँ से, इस K का अगर अपने यहाँ से अगर इस K की अपने को क्या निकालनी है, यूनिट, कि भाई इस K की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से लेंगे कूलम्ब्स लॉ से, ये जो अपन लेते हैं। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन से, F × में R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है, यूनिट न्यूटन, और ये डिस्टेंस अपने पास यहाँ से, तो डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और नीचे चार्ज है इसकी भी कूलम्ब और इसकी भी कूलम्ब, तो क्या हो जाएगी यहाँ से कूलम्ब स्क्वायर। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर × में कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। तो ये रहेगी फॉर मीडियम, अगर किसी भी, अगर मीडियम जो एयर है या वैक्यूम, तो उसके लिए जो K की वैल्यू रहेगी वो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। तो ये था अपने पास यहाँ से कूलम्ब्स लॉ। तो यही अपने यहाँ पे लिख रखा है जो कूलम्ब्स लॉ होगा अपने पास यहाँ से, ये जो रहेगा 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, R डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इट स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस एट रेस्ट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट काम में लेंगे K, और इस K को अपन क्या कहेंगे यहाँ से, कूलम्ब कांस्टेंट। और वैल्यू ऑफ K, अब K की वैल्यू मैंने बताया था किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। तो मीडियम पे अगर डिपेंड करेगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एयर के लिए या वैक्यूम में, वैक्यूम और एयर को अपन लगभग सेम मानते हैं, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी वैक्यूम एयर के लिए 1/4πε0। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर अपने पास यहाँ से। तो ये F की वैल्यू, यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, तो K की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r²। अगर K की अपने को यूनिट निकालनी है तो K की यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से F इंटू में r² Q1 Q2। ये जो अपन ने लिया था यहाँ से कि भाई F इज इक्वल टू क्या रहेगा, K Q1 Q2/r²। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी F इंटू में r² Q1 Q2। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास F की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज की क्या हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नोट है ये रहेगी, इसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। आगे अपन लेंगे अगर मीडियम दूसरा है तो उसकी परमिटिविटी बोल देंगे। यहाँ पर अपने लिए एयर या वैक्यूम, तो ये एप्सिलॉन नोट इसको अपन बोलते हैं यहाँ से एप्सिलॉन, और ये जो यहाँ पे नीचे जीरो से लग रहा है इसकी वजह से इसको बोलते हैं यहाँ से नोट। तो एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और इसकी जो वैल्यू रहेगी एप्सिलॉन नोट की वो होगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये रहेगी एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, इसको अपन बोलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट, अगर इस K की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है तो K की वैल्यू अपने को पता है भाई फ्री स्पेस या एयर के लिए 1/4πε0 और 1/4πε0 4 की ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू 3.14, और एप्सिलॉन नोट एयर वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी वो मैंने बताई थी 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 9 इंटू में 10⁹, जो अपन ने पीछे जो K की वैल्यू लिखी थी वो इसको सोल्व करने के बाद ही आएगी यहाँ से। और यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट है इन मीडियम। अब ये तो हो जाएगी एयर वैक्यूम के लिए K की वैल्यू। अब मीडियम में अगर बात करें तो K की वैल्यू क्या रहेगी 1/4πε, यानी नोट हट जाएगा सिर्फ। तो मीडियम के लिए जब K की बात करेंगे तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε, और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन होगा इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और FM लिख रखा है, F और M इसके नीचे, FM का मतलब फोर्स इन मीडियम, वो था एयर में। तो मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, K की वैल्यू क्या रख लेंगे 1/4πε Q1 Q2/r²। तो ये याद रखना भाई K की वैल्यू जो अगर अपन बात करें यहाँ से वैक्यूम या एयर में तो K की वैल्यू 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹। और अगर मीडियम में बात करें तो मीडियम में जो रहेगी वो K की वैल्यू क्या रहेगी 1/4πε, और एप्सिलॉन क्या होगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन नोट क्या होगा परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक करंट, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये अपने पास है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं अपने पास यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो दोनों एक ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले चाहे रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो चाहे फ्री स्पेस बोलें चाहे वैक्यूम, या तो ये लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, या और सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इन मीडियम।
तो चार्ज पार्टिकल मीडियम में जो फोर्स होगा और जो अपने पास यहाँ से वैक्यूम में जो फोर्स होगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं। या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो मीडियम की परमिटिविटी क्या थी अपने पास यहाँ से, एप्सिलॉन, और फ्री स्पेस की टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रेशियो रहेगा परमिटिविटी ऑफ दी मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ दी फ्री स्पेस, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन आर या फिर के से अपने पास यहाँ से। तो ये आ जाएगा। अब ये अपने को प्रूफ करना है यहाँ से, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिव, इट इज द, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, डेफिनेशन पूछे तो सीधा ऐसा है कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो यानी कि दोनों की जो परमिटिविटी होगी मीडियम की और वैक्यूम की, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से, रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर इसकी एक डेफिनेशन ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इन मीडियम, यानी एप्सिलॉन आर ये लिख सकते हैं। पहले लिखा है फोर्स इन वैक्यूम, तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ से, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसको अगर अपने को क्या करना है यहाँ से, प्रूफ करना है रिलेटिव परमिटिविटी को, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो अपन ने अभी पढ़ा है कि भाई जो रिलेटिव परमिटिविटी रहेगी वो रहेगी फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन वैक्यूम अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन लिखना चाहें तो फोर्स इन वैक्यूम भी लिख सकते हैं या एयर, फोर्स इन वैक्यूम या एयर। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच में। इसको इक्वेशन फर्स्ट दें। नेक्स्ट फिर फोर्स इन मीडियम, तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं FM। तो मीडियम पे क्या हो जाएगा, बस सिर्फ फर्क क्या होगा, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो F अपॉन में क्या हो जाएगा, FM, और इधर से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में, सॉरी एप्सिलॉन आएगा नीचे मीडियम के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो 1/4 पाई से 1/4 पाई, Q1 Q2 से Q1 Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो F अपॉन में FM, यहाँ से क्या बच जाएगा 1/ एप्सिलॉन नोट, और यहाँ से क्या बचेगा 1/ एप्सिलॉन, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इसी को अपन क्या बोलते थे यहाँ से, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको अपन किससे लिख देंगे, एप्सिलॉन आर से, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो अगर इसमें देखें यहाँ नोट्स में, तो इसको अगर अपने को प्रूफ करना है तो फोर्स इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा यहाँ से, FM 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 सेकेंड। तो F अपॉन में FM 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर, 1/4 पाई से 1/4 पाई, और एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो F अपॉन FM क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इसको अपन किससे लिखते हैं, K से भी या फिर एप्सिलॉन R। ये हो जाएगी यहाँ से अपने पास, यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में परमिटिविटी टू द रेशियो परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर। तो ये हो जाएगा यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी।